गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनासिला गवर्नमेंट यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान का हमारा टॉपिक चल रहा था भारत में शासन। उसमें हम पहला जो पार्ट था लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में अध्ययन करने वाले थे। हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है और फर्स्ट पार्ट में संसद के अधिवेशन को लेकर हमने चर्चा की थी। संसद के अधिवेशन जिनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, उसी के तहत हमने पढ़े थे 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इन सत्रों का आयोजन अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को बुलाता है, सत्रावसान करता है तथा इन्हें स्थगित करने का जो काम है वह सदन का अध्यक्ष करता है। अब हम गणपूर्ति या फिर कोरम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि गणपूर्ति या कोरम होता क्या है। मैं कहूं तो गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या है अध्यक्ष सहित सदन के पीठासीन अधिकारी सहित वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसकी उपस्थिति को वैधानिकता प्राप्त हो जाए गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। इस प्रकार से हम निकालें तो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और 545 का 1/10 यानी आपसे ये पूछ लिया जाए कि संसद का कोरम या गणपूर्ति कितनी है, तो आपको जवाब देना होगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 इसकी कोरम या गणपूर्ति है। अब हम लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति यदि हमसे अलग से पूछ ली जाए तो 545 का 10वां भाग होता है 55 सदस्य। गौर से सुनना है, लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति 55 सदस्य है जिसमें सदन का अध्यक्ष यानी जो पीठासीन अधिकारी है जो बैठक की अध्यक्षता करता है उस सहित होनी चाहिए। अब मैं बात करूं राज्यसभा की। राज्यसभा की कोरम या गणपूर्ति कितनी है, तो इसकी सदस्य संख्या है अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान 245 है। इस प्रकार से 245 का 1/10 यानी पीठासीन अधिकारी सहित यदि 25 सदस्य मौजूद हैं तो उसकी बैठक को मान्यता यानी वैधानिकता प्राप्त हो जाती है और यही कोरम या गणपूर्ति है। अब हम संसद की भाषा के बारे में बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा संसद की भाषा। संसद की भाषा क्या होती है, इस बारे में अनुच्छेद 120 ये कहता है कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 120 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। यदि समस्या ये हो कि कोई भी जो सदस्य है वह हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता है, उस स्थिति में सदन के अध्यक्ष की अनुमति से स्थानीय भाषा में भी अपने विचार प्रकट किए जा सकते हैं। आपको बात समझ में आई होगी। संसद की भाषा अनुच्छेद 120 में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि संसद की जो भाषा होगी, जो कार्यवाही होगी, वह या तो हिंदी में होगी या फिर इंग्लिश में होगी। लेकिन
कोई जो सदस्य है वह इन दोनों ही भाषा में अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, तो उसे सदन का जो अध्यक्ष है उसकी अनुमति लेनी होगी और वह इस आधार पर स्थानीय भाषा में भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अब हम अगला जो पॉइंट है वह है संसद में मंत्री व महान्यायवादी की स्थिति। यानी जब संसद की बैठक जारी होगी, संसद में लोकसभा की मान लो या राज्यसभा की बैठक हो रही है, उस समय इन दोनों की क्या स्थिति होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 88। अनुच्छेद 88 के अनुसार ये कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन की यदि बैठक हो रही हो तो उसमें मंत्री और महान्यायवादी दोनों भाग ले सकते हैं। ध्यान रखना, संसद के किसी भी सदन की यदि बैठक चल रही हो उसमें मंत्री और महान्यायवादी, महान्यायवादी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यानी केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में जो सलाह देता है वह महान्यायवादी है। इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के खिलाफ जितने भी मामले होते हैं उनमें ये पैरवी करते हैं, वकालत करते हैं। तो ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की यदि बैठक चल रही हो उसमें भाग ले सकते हैं। अब है वोट देने की बात। ये कहाँ पे लिखा गया है, अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। तो वोट देने की बात मैं करूं तो मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा उसी सदन में वोट करेगा। यानी मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा उसी में वोट करेगा, यानी उसी में वोट डालेगा। यानी जैसे मान लो मंत्री कोई लोकसभा का सदस्य है और यदि वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले रहा है तो उस राज्यसभा में वह वोट नहीं कर सकता है। उसकी कार्यवाही में भाग तो ले सकता है और भाग लेने का अधिकार उसको अनुच्छेद 88 में वर्णित है। तो मंत्री जिस सदन का होगा उसी सदन में वोट करेगा तथा महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। बात समझ आई होगी। संसद में मंत्री और महान्यायवादी की स्थिति अनुच्छेद 88 में केंद्र महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संसद की किसी भी सदन की बैठक में मंत्री और महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। मंत्री वोट उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह सदस्य होगा और महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। अब हम अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह है राज्यसभा का गठन। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह 245 है और इन 245 का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। वो वर्गीकरण इस प्रकार से है। पहले तो मैं सीधा बता देता हूं।
233 सदस्य विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आने हैं और जो 12 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये तो हो गया सरल विभाजन। 245 सदस्यों में से 233 विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आने हैं और जो 12 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने हैं। इन 233 का मैं अलग अलग वर्गीकरण करूं तो 229 सदस्य विभिन्न जो राज्य हैं वहां से चुनकर आने हैं, जितने भारत के राज्य हैं। आपको पता होगा वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तथा 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से यानी यूनियन टेरिटरी से आने हैं। तो इसका स्पष्ट विभाजन ऐसे होता है 229 विभिन्न राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 जो है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो मनोनयन का जो प्रावधान किया गया है वह है भारतीय संविधान में एक देश है आयरलैंड, उस आयरलैंड से प्रेरित है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है छोटे वाला कि भारत में जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाने हैं उनका प्रावधान कहां से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा आयरलैंड से। ये जो 12 सदस्य हैं वह विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा से होते हैं। यानी 4 ही क्षेत्र हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो मात्र 4 क्षेत्रों से किए जाएंगे और वो क्षेत्र हैं नंबर 1 कला, दूसरा विज्ञान, तीसरा साहित्य और चौथा है समाज सेवा। इन चारों क्षेत्रों में जो प्रबुद्ध व्यक्ति है उन व्यक्तियों का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। अब हम ये जो सीटों का इस प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है यह भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ये जो वर्गीकरण किया गया है यह भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सीटों का जो बंटवारा किया गया है विभिन्न राज्यों में कितनी सीटें आनी है, तो ये वर्गीकरण 4वीं अनुसूची में किया गया है और ये किस आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है जनसंख्या के आधार पर और जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वह 1971 की जनगणना है, इसकी आधार मानी गई है और इसके अनुसार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। राजस्थान का आपको मालूम ही होगा, राजस्थान से 10 सदस्य आते हैं। जैसे छोटे राज्य हैं गोवा, मणिपुर, मेघालय, यहाँ से एक सदस्य चुनकर आते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात की मैं बात करूं, यहाँ से 11 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं।
पंजाब से 7 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, हरियाणा से 5 सदस्य चुनकर आते हैं, केरल से 9 सदस्य, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विभिन्न जो राज्य हैं उनसे अलग अलग सदस्य संख्या चुनकर आ रही है। और ये जो जनगणना का जो आधार वर्ष माना गया है वह 1971 की जनगणना के आधार पर है। और ये जो वर्गीकरण किया गया है वह भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। संघ शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनमें केवल 2 ही प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है, दिल्ली और पुदुचेरी। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में 2 प्रदेशों को ही राज्यसभा में स्थान आवंटित है, पहला दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। बाकी जो विभिन्न राज्य हैं उनको अलग अलग सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। यह है राज्यसभा का गठन और इसका आधार वर्ष माना गया 1971। अब यहाँ पे एक बात हमें दिख रही है कि प्रत्येक राज्य से अलग अलग सदस्य संख्या आ रही है। यह अमेरिका की जो संसद है उसका नाम मैंने आपको बताया था कांग्रेस। क्या बताया था? अमेरिकी जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस का जो सदन है उस सदन का नाम है सीनेट। और इस सीनेट में जो अमेरिकी जो 50 अमेरिकी संघ में शामिल जो 50 राज्य हैं उन 50 राज्यों को प्रत्येक को 2 स्थान आवंटित किए गए। इस प्रकार से सीनेट में सिर्फ 100 सदस्य होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। सबको समान सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। तो अमेरिकी कांग्रेस सीनेट के समान यहाँ पे सबको समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। सबको समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ये राज्यसभा का गठन आपको समझ में आया होगा। अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान 245 है। इसका वर्गीकरण आ गया। 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वह आयरलैंड से प्रेरित है, किन क्षेत्रों से होते हैं इसका वर्गीकरण कहाँ में दिया गया है। राज्यों से कितने सदस्य चुनकर आने हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुनकर आने हैं, विभिन्न राज्यों से थोड़े बहुत उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी 2 को ही इसमें शामिल किया गया है। अब हम राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव विभिन्न राज्य की जो सरकारें हैं, जैसे राजस्थान की बात करूं, राजस्थान सरकार है और राजस्थान सरकार के कितने विधायक हैं? 200 विधायक हैं। ये 200 विधायक मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। कौन करेंगे? राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव है वह उस राज्य की विधानसभा के विधायक करेंगे। बात समझनी है दोबारा से। कौन से? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो संबंधित राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मिलकर करेंगे। अपने में से नहीं करेंगे, वो मिलकर करेंगे। सदस्य कोई भी जो पार्टी से खड़ा होगा उसको चुनाव में भाग लेने दिया जाएगा। सदस्यों की योग्यता
इसके लिए ये जो चुनाव पद्धति है वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली है। बात समझ आई होगी। ये जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव की जो वो प्रणाली है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को लेकर 2 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन, इसमें जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति होती थी उसके स्थान पर खुला मतदान पद्धति या प्रणाली को अपनाया गया है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि गुप्त और खुले में क्या अंतर है। तो ये जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली होती थी उसमें किसी भी कोई भी सदस्य अपना जो वोट वरीयता करके जिसको दिया है उसको साझा नहीं कर सकता था, किसी दूसरे को नहीं बता सकता था। और खुले मतदान प्रणाली में जो पार्टी विहिप जारी करती है उसी के आधार पर उसे वोट दिया जाता है, अर्थात ये खुली मतदान प्रणाली है। और दूसरी जो संशोधन किया गया है उसमें ये किया गया है कि सदस्य को उस राज्य का स्थानीय निवासी होने की शर्त का निवारण किया गया है कि जो राज्यसभा का जो चुनाव लड़ रहा है वह व्यक्ति उस राज्य का स्थानीय नागरिक हो, ऐसा नहीं होता है। वह किसी दूसरे राज्य का भी नागरिक हो सकता है, यानी उसके लिए केवल भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत में कहीं का भी कोई भी नागरिक आकर, जैसे राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई चुनाव लड़ रहा है तो वह जरूरी नहीं हो कि वह राजस्थान का ही सदस्य है, वह भारत के किसी भी राज्य या प्रांत का सदस्य हो सकता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली है। इसमें जो 2 संशोधन किए गए हैं वो आपके सामने हैं। गुप्त के स्थान पर खुला मतदान प्रणाली को बनाया गया है और सदस्यों को उस राज्य का स्थानीय निवासी होने की शर्त का निवारण किया गया है, यानी सदस्य उस राज्य का स्थानीय निवासी हो यह जरूरी नहीं है। अब हम राज्यसभा की अवधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा जैसा कि आपको पता है राज्यसभा स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो आपको राज्यसभा की अवधि पूछ ली जाए तो आपको लिखना है यह स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य हैं इसके सदस्यों का कार्यकाल, हालांकि संविधान में सिर्फ इतना लिखा गया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वह संसद निर्धारित करेगी। और संसद ने इसके लिए एक कानून बनाया, वो कानून है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। और इस कानून के तहत प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया। कितना होता है? 6 वर्ष। पहली जो राज्यसभा गठित हुई उसमें से 1/3 सदस्यों को
लॉटरी के द्वारा अलग कर दिया गया, उसके स्थान पर 1/3 सदस्य नए चुनकर आ गए। एक सिस्टम बनाने के लिए, एक ढांचा बनाने के लिए, फिर जो बाकी सदस्य बचे उनमें से 1/3 सदस्यों को वापस लॉटरी के द्वारा निकाल दिया गया और 1/3 सदस्य वापस निर्वाचित होकर आ गए। इस प्रकार से जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहली जो राज्यसभा गठित हुई थी उस राज्यसभा में 1/2 वर्ष के बाद में 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों को लॉटरी सिस्टम से हटा दिया गया, उसके स्थान पर 1/3 नए सदस्य चुनकर आए। फिर जो बाकी जो सदस्य बचे थे उनमें से 1/3 सदस्यों को फिर से लॉटरी सिस्टम के द्वारा हटा दिया गया 4 साल के बाद में। यानी पहले जो उनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष रहा, फिर जो 1/3 थे उनके कार्यकाल से 4 साल रहा और बाकी जो बचे उनका कार्यकाल 6 साल अपने आप रिटायर हो गया और इस प्रकार से एक रोटेशन बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो इसमें प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होकर आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यह अवधि निर्धारित की गई है। राज्यसभा की अवधि आपसे पूछ ली जाए, उसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, राज्यसभा की अवधि नहीं होती, ये स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए 6 वर्ष होता है और 6 वर्ष में भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होकर आ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 दोनों में वर्णित किया गया है। पदाधिकारियों का उल्लेख अनुच्छेद 64 और 89 में दोनों में किया गया है। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में इतना ही कहा गया है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 89 में कहा गया है दोनों में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा सभी सदस्य मिलकर अपने में से एक उपसभापति का चुनाव करेंगे। इस प्रकार राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखना है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वह कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अनुच्छेद 89 के अनुसार पदेन सभापति का दोबारा से रिपीट की गई है तथा सभी सदस्य मिलकर अपने में से एक उपसभापति का चुनाव करेंगे। अब हम ये जो राज्यसभा के जो सभापति है उसका कार्यकाल यदि मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, फिर उपसभापति का जो कार्यकाल होता है, क्योंकि वह तो सदन का सदस्य होगा और इसलिए इसका
कार्यकाल जो होगा वह होगा 6 वर्ष। यानी राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य 6 वर्ष के लिए उपसभापति के रूप में चुनती है। तो ये हो गए राज्यसभा के पदाधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और एक उपसभापति सदस्य अपने में से चुनकर भेज देते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा ही प्रारंभ की जाती है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वह राज्यसभा के द्वारा ही प्रारंभ की जाती है तथा अपनी वर्तमान सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर उपसभापति को अपने पद से हटा सकती है। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम लोकसभा का गठन और उसके बाद में आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।